हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्राइक ऑफ के बारे में। स्ट्राइक ऑफ क्या होता है? देखो, स्ट्राइक ऑफ के बारे में जो भी बात करेंगे उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो, है ना। इसीलिए आपका कंपनी या फिर आपके क्लाइंट की कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई थी क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपको पता ही नहीं था क्या कंप्लायंस करना है। सब्सक्राइब कर लो यार, सब कुछ पता चल जाएगा। क्या कंप्लायंस करना है, कब कंप्लायंस करना है, कितने कंप्लायंस करने होते हैं, क्या खर्चा आता है, सब बताता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है आरओसी आपकी कंपनी को पैनल से हटा दिया, मतलब काइंड ऑफ कंपनी का डेथ हो गया। ठीक है, कंपनी का क्या हो गया? डेथ हो गया। स्ट्राइक ऑफ मतलब डेथ होना हो गया, कंपनी हट गई है पैनल से, आम भाषा में। अभी इस मरा हुआ कंपनी को जिंदा कैसे कर सकते हैं? रिवाइवल का पॉइंट। रिवाइवल क्यों जरूरी है? अब बोलोगे कि मरा हुआ चीज कैसे जिंदा होता है? होता है, ये कंपनी है ना, अपने भगवान है उसके। ठीक है, लॉ उसका भगवान है, लॉ से बोलेंगे तो लॉ भगवान उसको जिंदा कर देंगे। ठीक है ना। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। स्ट्राइक ऑफ क्या होता है? देखो, ये STRI स्ट्राइक ऑफ क्या है, ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको यूट्यूब पे कहीं और कोई भी और एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर हर वो पॉइंट कंसिडर करने वाला हूँ जो आपको यूट्यूब में अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में मिलेंगे। वो सारे पॉइंट्स मैं एक ही जगह पे सब कुछ अच्छे से सम अप करने वाला हूँ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, स्ट्राइक ऑफ क्या होता है? ठीक है, ये ग्राउंड क्या क्या है, इसको रिवाइव कर सकते हैं कि नहीं, और रिवाइवल कर सकते हैं तो कब कब रिवाइवल कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टाइम बार देख लेंगे हम लोग इसका। कोई टाइम बार है क्या, कितने टाइम के अंदर आपको रिवाइवल अप्लाई कर देना होता है। ठीक है, इसके प्रोसेस क्या होता है इसका। ठीक है, इसका एक्सपेंस क्या आता है, और इसका टाइम कितना लगता है। ठीक है, ये सारे हमारे मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा और कुछ एक दो मुद्दा अगर बीच में याद आया तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो किसके किसके लिए बेनिफिट होने वाली है? अगर आप एक प्रोफेशनल है तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप किसी सीए फर्म या फिर सीएस फर्म में काम करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है सर। अगर आप खुद की कंपनी है, आप किसी कंपनी में खुद ही कोई डायरेक्टर हैं, ठीक है, या छोटा मोटा कोई भी एक कंपनी जिसकी खुद के आप डायरेक्टर और कंपनी आपकी स्ट्राइक ऑफ हो गई है, तो आपको ये वीडियो काम में आने वाली है। इसके अलावा आपका अगर कोई भी मतलब किसी कंपनी में काम करते हो जहाँ के आप मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो समथिंग, उस सिचुएशन में भी ये वाली वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, देखो स्ट्राइक ऑफ का होता क्या है। स्ट्राइक ऑफ पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे, स्ट्राइक ऑफ क्या होता है। देखो, स्ट्राइक ऑफ का मतलब कंपनी को खत्म कर दिया गया है बाय आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब ये दो तरीके से होती है, एक होती है वॉलेंटरी। ठीक है, एक होती है वॉलेंटरी, एक होती है आपकी आरओसी के थ्रू मैंडेटरी। मतलब ये वाली ना वॉलेंटरी ना, ये आप खुद से बीआर पास करते हो, प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, प्लस फॉर्म फाइल करते हो और बोलते हो कि सर हमारी कंपनी को बंद कर दो। इसको बोलते हैं वॉलेंटरली स्ट्राइक ऑफ। आप नहीं चाहते हो कंपनी को चलाना, आप बंद करना चाहते हो तो आप वॉलेंटरली स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रोसीजर है। सेकंड प्रोसीजर आता है जहां पे आरओसी आपकी कंपनी को बंद कर देती है। आरओसी बोलती है कि हम इस कंपनी को नहीं चलाने दे सकते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों कर देती है आरओसी? देखो, इसके दो रीजन होते हैं। आरओसी का कोई भी एक्शन का बिना रीजन का आरओसी कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉ के थ्रू बाइंडिंग है, बाइंडेड है। आरओसी दो काम करती है यहाँ पे। पहला, एक होता है अगर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसका जो फॉर्म आता है ना, वो आता है फॉर्म 20A। ये फॉर्म अगर आपने फाइल नहीं किया है, कितना दिन के अंदर सर टाइमलाइन क्या होता है? विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन आपकी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे 180 दिन मतलब 6 मंथ का आपको टाइम रहता है काइंड ऑफ। 6 महीने के अंदर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवा लेने हैं, और जो पैसा आपने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके लिखा हुआ है कितना रुपया हम सब्सक्राइब करेंगे, उतना रुपया आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, एंड ये फॉर्म 20A फाइल कर दिया है। ये दो काम अगर आप कर देते हो ना, अकाउंट ओपन करना और फॉर्म 20 फाइल करना, क्योंकि 20A में बैंक का स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है। अगर 20A फाइल कर दिया आपका तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। मतलब जैसे ही आपने कंपनी बनाई 1 साल के अंदर स्ट्राइक ऑफ नहीं होगी, आप ये फॉर्म फाइल कर दिया तो। अगर मान लो कंपनी बनाई, हमने ये फॉर्म फाइल कर नहीं किया तो सर, तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। आरओसी 1 साल के बाद 365 डेज के बाद, मतलब 1 साल के बाद
उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। पहले आपको एक नोटिस देगा, दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस से पहले स्ट्राइक ऑफ कर देगा, बात खत्म। ठीक है, कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म। अब उस नाम पे आप कंपनी का बिजनेस नहीं कर सकते, उस नाम पे कोई लाइसेंस नहीं दे सकते, उस नाम का बैंक अकाउंट यूज नहीं कर सकते, उस नाम का कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट ग्राउंड, जो होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसके एक साल के अंदर अगर कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, एक साल 2 साल के अंदर, तो ये वाला कांड किया आपकी कंपनी ने। दूसरा कांड आता है जब आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हो। एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हो, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो कौन सा एनुअल रिटर्न सर? दो फॉर्म होता है इसके अंदर, MGT 7 या फिर MGT 7A। दोनों में से कोई एक फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, या तो MGT 7 या तो MGT 7A। दूसरा आता है आपका AOC 4। इन दोनों फॉर्म, ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको मैंडेटरी फाइल करने हैं। अगर आप इस फॉर्म को फाइल नहीं करते हैं, कितने टाइम से तक सर? 3 इयर्स तक। 3 साल तक अगर आप कंटिन्यू ये फॉर्म फाइल नहीं करते हो तो आपको पहला नोटिस आएगा कि बेटा प्लीज फाइल कर लो। दूसरा नोटिस आएगा कि बेटा नहीं फाइल करे हो क्या। तीसरा नोटिस आएगा बेटा बाय बाय, कंपनी को बाय बाय कर देगा ROC। आपको सीधा स्ट्राइक ऑफ का नोटिस भेज देगा कि आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है। और आपको तो ये भी नोटिस नहीं मिलेगी, मतलब अगर आपका कोई भी क्लाइंट है या फिर आप जो भी इंसान का है, तो उसको तो ये वाला बात पता नहीं चलने वाला कि उसका कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए जा रहा है। अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वो नहीं था, उसको कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो ये पता कैसे चलेगा? जब वो अपना बैंक से ट्रांजेक्शन करने जाएगा ना, बैंक डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब उसका बैंक जो है ना इनएक्टिव स्टेटस शो करेगा। जब आप बैंक में पहुंचोगे कि सर मेरा अकाउंट बंद क्यों पड़ा हुआ है, तो वो बताएंगे कि भैया आपका अकाउंट बंद इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वो आपकी कंपनी हो चुकी है स्ट्राइक ऑफ। और स्ट्राइक ऑफ होने का बाद आपका कोई 1 रुपया का भी ट्रांजेक्शन अगर आप चाहो बैंक से पैसा निकालना ना, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्राइक ऑफ। और स्ट्राइक ऑफ के ग्राउंड, दो ग्राउंड होते हैं, एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, एक होता है एनुअल रिटर्न। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो एनुअल रिटर्न 3 साल तक नहीं फाइल किए हो कंटिन्यू, तो फिर आपका ये वाला चीज आ जाता है, स्ट्राइक ऑफ हो सकती है। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवाइवल, क्या हम कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई तो क्या हम उसको रिवाइव करेंगे? बिल्कुल। रिवाइवल करने के लिए देखो, अगर तुम वॉलेंटरी खुद से चाहते हो, मतलब खुद से अपने कंपनी को बंद किए, तो आपका कंपनी का क्रेडिटर हो सकता है, कोई मेंबर हो सकता है, ठीक है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, जो था वो लोग, इनमें से कोई भी अगर चाहे ना तो 20 साल का टाइम होता है। जिस दिन ऑर्डर आया ना उसके 20 साल के अंदर कंपनी को वापस से आप रीएक्टिव कर सकते हो। आप स्ट्राइक अप की जगह एक्टिव का स्टेटस वापस ला सकते हो। आपको पिटिशन फाइल करना होगा, पूरा प्रोसेस होता है इसका। उसके बाद मतलब इस कंपनी को जिंदा किया जा सकता है 20 साल के अंदर। ठीक है, जिस दिन आपका स्ट्राइक अप हो गया है। दूसरा, अगर ROC ने इन दोनों ग्राउंड पे, मैं इन दोनों ग्राउंड का बोल रहा हूँ, चाहे वो विद इन 1 ईयर किया हो या फिर 3 साल का आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया हो इसलिए हो, दोनों सिचुएशन में आपके पास मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स का टाइम होता है। जिस दिन आपका कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गया है उसके 3 साल के अंदर आपको ये सारे कंप्लायंस, मतलब आपको रिवाइवल का प्रोसेस कर देना है। अगर 3 साल तक आप रिवाइवल नहीं करते हो, रिवाइव करने के लिए पिटिशन नहीं फाइल करते हो, तो फिर बार बार लिमिटेशन हो जाता है, बार बार एक्ट हो जाता है। एक्ट बोलता है कि भैया अब आपको जिंदा करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तुम खुद सोचो ना, 3 साल से आप सो रहे थे, अचानक से उठ कर आए हैं, आपको 3 साल से पता नहीं था कि आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है। कॉमन सेंस की बात है। तो कोई भी कंपनी अगर 3 साल से बंद है, जिस ऑर्डर आने के 3 साल तक बंद है, तो फिर उसके बाद भी एक्टिव नहीं किया तो उसको एक्टिव करने का जरूरत नहीं है, वो छोड़ दो, वो कंपनी खत्म है तुम्हारी। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइम हमको पता चल गया, 3 साल के अंदर हम लोग कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। इफेक्ट क्या होगा सर अगर हम कंपनी को रिवाइव करेंगे और ना करेंगे दोनों सिचुएशन में? अगर हम लोग रिवाइव करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, यस और यस, ये वाला यस है अगर रिवाइव करेंगे तो। और अगर रिवाइव नहीं करते तो देखो, रिवाइव करेंगे ना तो सेम नेम से, सेम नेम का उस जो आपका कंपनी है, सेम नेम से आप बिजनेस कंटिन्यू कर पाओगे, उसी नाम से आप बिजनेस को कंटिन्यू कर पाओगे। अदर दूसरा, आप कंपनी का जो बैंक स्टेटमेंट था, बैंक है, उसको यूज कर पाएंगे। तीसरा, सेल ऑफ एसेट, ठीक है, आपका जो भी एसेट है वो सेल कर पाएंगे। चौथा, आपका जो भी सैलरी अगर कंपनी से आपको लेना है तो वो सैलरी ले पाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, आप बोलोगे कि हम इस कंपनी से सैलरी उठा ले, नहीं उठा सकते। इनकम टैक्स में रिटर्न में ये नहीं दिखाओगे कि मैं इस कंपनी से सैलरी उठाया हूँ। इनकम टैक्स बोलेगा ये कंपनी तो स्ट्राइक ऑफ हो गई है, कैसे आपको सैलरी दे रही है भाई।
तो आप सैलरी नहीं उठा सकते हो, ठीक है। आप एज अ डायरेक्टर पैसा नहीं उठा सकते, मतलब उस कंपनी से कोई भी पैसा आप लेकर सोचो कि उस कंपनी से पैसा लेके अपना इनकम कर लूँ और इनकम टैक्स में डिस्क्लोज कर दूं, तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है, वो अलाउड नहीं होगा। तो आपको ये सारी चीज का रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाता है, ओके ना। अभी मान लो अगर तुम इसको एक्टिव नहीं करते हो, कंपनी का स्टेटस एक्टिव नहीं करते हो, तो आपका बैंक अकाउंट हमेशा के लिए सीज रहेगा। वो अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करते। अगर बैंक अकाउंट में आपके 50 लाख रुपए है तो 50 लाख रुपए आप भूल जाओ कि आप एक्टिव, बिना एक्टिव किए उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई एसेट है, ठीक है, सपोज कोई लैंड कंपनी के नाम पे था, अब वो लैंड आप कभी नहीं यूज सेल नहीं कर सकते जब तक कंपनी रिवाइव नहीं होती, अदरवाइज वो सेल होगी ही नहीं, क्योंकि जिसका लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो आप कोई भी एसेट सेल नहीं कर सकते हो। तीसरा, उस नेम से रिलेटेड बिजनेस, वो जो कंपनी था उसका बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते आप, जो भी बिजनेस था उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, बिजनेस वो बंद हो जाएगा, उस नाम से आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, ये मैं सैलरी वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि आप कोई भी तरीके से कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि आप इनकम टैक्स में दिखाएंगे क्या कि मेरे को पैसा कहाँ से मिला हुआ है, उस कंपनी से जो कंपनी अब इस दुनिया में है ही नहीं, राइट। चलिए, ये भी क्लियर हो गया हमारा। सो सर, रिवाइवल इज पॉसिबल, लेकिन 3 साल के अंदर पॉसिबल है, उसके आगे पॉसिबल नहीं है। टाइम बार भी मैंने यहाँ पे बता दिया, मतलब कितने अंदर के अंदर टाइम बार क्या है, कितना मैक्सिमम टाइम है जिसके अंदर आपको अप्लाई कर लेना है, तो 3 साल, ठीक है। और वॉलेंट्री केस में 20 साल का टाइम आता है। अब नाउ नेक्स्ट आता है प्रोसेस। सर कैसे इसको रिवाइव करें हम, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के बाद मैं बता दूंगा खर्चा कितना आएगा आपका। अगर देखो, अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो इसका खर्चा तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब सर 2 महीना से 6 महीना तक का आप टाइम मान के चलो। 3 से 6 महीना तक का मैं एवरेज बोलता हूँ, बट यहाँ पे मैं 2 से 6 महीने तक का टाइम बोल रहा हूँ। इसके बीच में आपकी कंपनी रिवाइव हो जाएगी, ठीक है, इसके बीच में आपकी कंपनी रिवाइव हो जाएगी। अब सर इसको रिवाइव करेंगे कैसे। सबसे पहला काम, 1 नंबर पॉइंट आपको ग्राउंड बताने होंगे कि कौन से ग्राउंड पे आप क्यों कंपनी को रिवाइव करना चाहते हो, कि आपने कंप्लायंस नहीं किया था, क्या आगे कंप्लायंस करना चाहते हो, कंपनी को रिवाइव करना चाहते हो, आपको ग्राउंड बताने होंगे। दूसरा, कंपनी का एसेट्स एंड लाइबिलिटी का आपको ऑडिटेड ऑडिटेड आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्पेशली मेंशन रहे, ठीक है। आपका बैलेंस शीट चाहिए, लास्ट वाला, जो आपका लास्ट बैलेंस शीट बनाता ना, वो तो मैंडेटरी, वो भी ऑडिटेड चाहिए, ये नहीं कि बिना ऑडिटेड आप दे दो, ऑडिटेड चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट आपको चाहिए होगा, आपको एसेट एंड लायबिलिटी का डिटेल चाहिए होगा, आपको ग्राउंड्स बताना होगा। इन सभी चीजों के बाद अब आप क्या कर सकते हो, एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करोगे, ठीक है। अभी देखो, एनसीएलटी मैंने तो सिंपल बोल दिया पिटीशन फाइल करोगे, लेकिन इसमें भी वकालतनामा बनता है, एनसीएलटी बन जाता है, 6 जाता है, 12 जाता है, बहुत कुछ जाता है इसके साथ साथ। तो वो सारे अटैचमेंट के बारे में इस वीडियो में अपने बात नहीं कर रहा है, ठीक है। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको ओवरव्यू दे देना, हर एक चीज समझा देना, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे एनसीएलटी का फॉर्म फाइल करते हैं। जैसे एनसीएलटी का फॉर्म फाइल होता है ना, सॉरी पिटिशन फाइल करते हैं ना, पिटिशन के बाद आता है हियरिंग। हियरिंग होता है कोर्ट में, 1-2 हियरिंग होगा, 3 हियरिंग होगा, हियरिंग होने के बाद ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है। ये 6 नंबर पॉइंट है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। अब एक बार ऑर्डर पास हो गया, तो इस ऑर्डर कॉपी को आपको INC 28 में आरओसी के पास फाइल कर देना पड़ता है। जैसे ही इस फॉर्म को INC 28 में आरओसी के पास फाइल करेंगे ना, आपका यहाँ पे जो स्टेटस शो कर रहा था स्ट्राइक ऑफ का, ये स्ट्राइक ऑफ की जगह आपका स्टेटस शो करेगा एक्टिव, ठीक है। जैसे ही ये स्टेटस एक्टिव शो किया, अब आपको फटाफट अपना बैंक का केवाईसी आपको करना होगा। बैंक का केवाईसी कर लो, ठीक है। केवाईसी करते ही आपका जो बैंक है वो एक्टिव हो जाएगा, आप उस ट्रांजेक्शन को फिर यूज करना स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप उस फंड का, उस पैसा का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, सर अब मेरे को ये बताओ, मैंने एनुअल रिटर्न में, मैंने जितना एनुअल रिटर्न था ना उसका डिफॉल्ट क्या था, खर्चा बता दो मेरा क्या होगा। देखो, कंपनी तो यहाँ रिवाइव होगी, यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, इसमें एक ठीक ठाक खर्चा आ जाता है। यहाँ तक का प्रोसेस जो है, INC 28 फाइल करके कंपनी का स्टेटस एक्टिव कराना, यहाँ तक के प्रोसेस में ऑन एन एवरेज आपका मिनिमम से मिनिमम भी जाएगा तो 30,000 तो खर्चा जाएगा, मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो।
मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम हुआ है कंपनी को तब। ठीक है, 30,000 खर्चा। थोड़ा स्टैंडर्ड होते ही ये 50,000 तक जा सकता है, 1 लाख तक जा सकता है। ठीक है, 1 लाख तक का, 2 लाख, मार्केट में 10 लाख तक भी चार्ज होता है। बट मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है आपके केस टू केस में। 30,000, 40,000, 50,000, वो 1 लाख, 1.5 लाख तक भी जा सकता है। ठीक है। दूसरा, एनुअल रिटर्न अब आपको सारा फाइल करना होगा। कंपनीज एक्ट के अंदर जो रिटर्न्स है, जो मैंडेटरी एक्ट में बोला गया ना, उस एक्ट को कोर्ट हटा नहीं सकता है। मतलब कोर्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसको, मतलब एक्ट का जो रिक्वायरमेंट है कोर्ट उसको हटा नहीं सकता, उसको सेट असाइड नहीं कर सकता। एक्ट का तो कंप्लायंस आपको करना ही पड़ेगा। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आरओसी के ऑर्डर को इम्पंग कर सकता है, मतलब इम्पंग ऑर्डर पास कर सकता है। आरओसी ने जो ऑर्डर दिया था उसको वो बोल सकता है कि भैया ये ऑर्डर हटाओ, हमारा ऑर्डर प्रिवेल करेगा। ठीक है, काइंड ऑफ अपील जैसा। तो आरओसी का ऑर्डर था स्ट्राइक ऑफ करने का। ठीक है, आरओसी के ऑर्डर को हटा के स्टेटस एक्टिव कर सकता है, बस। इसके अलावा कोर्ट के पास भी पावर नहीं है कि वो आपको ये कोर्ट कभी भी ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप एनुअल रिटर्न फाइल मत करो। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एक्ट में बोला गया है। कोर्ट की कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। कोर्ट हर चीज कुछ भी जो मन चाहे वो नहीं कर सकती है। कोर्ट एक्ट को वायलेट कभी नहीं कर सकती है। ठीक है, जो एक्ट में लिखा है उसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता है। अगर पास करती है तो फिर वो उस जज के अगेंस्ट वो मैटर जा सकता है सुपीरियर कोर्ट में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज, अब एनुअल रिटर्न कौन सा फाइल करना होगा? अब आपका यहाँ पे आता है खर्चा का बारिश। सही बता रहा हूँ, खर्चा का बारिश अब शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट किया ना, एनुअल रिटर्न में दो फॉर्म होते हैं, एक आता है MGT 7, एक आता है आपका AOC 4। ठीक है, AOC 4 की पर डे का पेनल्टी है 100 रुपीज। जिस दिन ड्यू डेट कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको हर रोज 100 रुपया का पेनल्टी ऐड होता जाएगा। MGT 7 का मैक्सिमम पेनल्टी 12 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फी है। ठीक है, कितना है? 12 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। सपोज अगर नॉर्मल फीस आपका 600 रुपया है तो इंटू 12 + 600, क्योंकि ये फॉर्म फाइलिंग फीस है, ये आपकी एडिशनल फीस है। ठीक है, इज इक्वल टू 8720, 7,800। ये आपका 1 साल का डिफॉल्ट का आ गया। ठीक है, अब सपोज आपने 2 साल 3 साल डिफॉल्ट किए तो 7,800 इंटू 2 या फिर 3 या फिर 4, जो भी करना है आप यहाँ पे करके अमाउंट कैलकुलेट कर लो। आपका कितना अमाउंट सिर्फ ये वाले फॉर्म फाइल का आ रहा है। 2 साल का किया तो 14-15 हज़ार रुपया के आसपास ऐसे चला गया। 3 साल किया तो 20-21 हज़ार रुपया सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म का। इमेजिन, जिस फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया लगता, आप वही फॉर्म 3 साल के बाद फाइल कर रहे हैं जिसके लिए आप 30,000 चार्ज पे कर रहे हैं। ठीक है, 25-30,000 के आसपास पे कर रहे हो। इमेजिन सिचुएशन, अगर आपने टाइमली कंप्लायंस किया होता तो बॉस सिर्फ और सिर्फ 1,800 से 2,000 रुपये में काम हो गया होता। आज उसी के लिए आपको 20-25 हज़ार रुपया, 30,000 रुपया देना पड़ रहा है। वो भी किसी प्रोफेशनल को नहीं बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने लेट फाइल किया है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कभी भी लगे ना कि कंप्लायंस में बहुत खर्चा है यार, आप नॉन कंप्लायंस करके देखो खर्चा कितना ज्यादा हो जाता है। AOC 4 का पर डे का पेनल्टी 100 रुपीज है, तो अगर आप मान लो 100 दिन का डिफॉल्ट करते हो ना तो 10,000 का पेनल्टी हो जाता है। अगर 200 दिन डिफॉल्ट करते हो तो उसके हिसाब से ये बढ़ता चला जाता है। बट इसका एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एक अपर लिमिट लगाया हुआ है कि आपका मैक्स टू मैक्स 5 लाख, उसके ऊपर आपका पेनल्टी नहीं जाएगा। मतलब 100-100 रुपया करके आप इमेजिन करो, आपका 4 साल पुराना डिफॉल्ट है, अगर 3 साल पुराना डिफॉल्ट है तो कितना रुपया हो गया इंटू 100 करने पर, है ना? कितना रुपया हो गया इंटू 100 करने पर? इमेजिन करो एक बार सिचुएशन। मैक्स टू मैक्स 5 लाख तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है। अगर कम से कम भी लगाया जाए तो सर 1 लाख से कम का पेनल्टी आपका इस फॉर्म में नहीं आएगा, अगर आपने 3 साल 4 साल पुराने आपको फॉर्म भरना है तो। ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता है। फिक्स डेट कब बता सकता हूँ? AOC 4 का तो कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता, क्योंकि हर रोज 100 रुपया करके ऊपर नीचे हो रहा है, वेरी करते जा रहा है। ठीक है, फिक्स डेट नहीं बता सकते, लेकिन AOC 4 का आपको ऑन लमसम अगर अमाउंट बोलूँ तो आपका 1 लाख, कम, अगर कम से कम भी बोला जाए तो 70-80 हज़ार रुपये तक का आपका आराम से इस फॉर्म में खर्चा आ जाएगा। ठीक है, जितना पुराना डिफॉल्ट उतना ज्यादा खर्चा, उतना ज्यादा एडिशनल फीस, पेनल्टी, फाइन आएगा। अगर अब आपको चाहिए कि भाई मेरे को एकदम एग्जैक्ट फिगर चाहिए विथ ड्यू डिलिजेंस कि मेरा क्या फॉर्म फाइल हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मेरा कितना खर्चा पड़ेगा, तो उसके लिए 1,000 का आपको एक पेमेंट करना पड़ता है हमारे पास, जिसमें हम आपका ड्यू डिलिजेंस कर देते हैं
और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद हम ये बता देंगे कि आपका क्या क्या डिफॉल्ट हुआ है, क्या गलती हुआ है, क्या क्या ठीक करने से काम हो जाएगा, और क्या क्या संभावनाएं हैं कि हम आपको बचा सकते हैं। आपका स्थिति क्या है ये आपको पूरा का पूरा इस 1000 रुपीज में पता चल जाएगा, क्योंकि हर एक चीज, हर वो इन्फॉर्मेशन अपने को डाउनलोड करना होगा एमसी से, उसको एनालाइज करना होगा, रिसर्च करना होगा कि क्या स्टेटस है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, अभी यहाँ तक पहुंच गए और क्या पॉइंट बाकी रह गया इसमें। प्रोसेस मैंने बता दिया, एक्सपेंसेस मैंने बता दिया, टाइम बता दूं, टाइम मैंने बता दिया आई थिंक स्टार्टिंग में ही। टाइम जो पीरियड है वो आपका 2 महीने से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। इसके ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का प्रेसिडिंग हो जाता है, तो कोई फिक्स नहीं बोल सकता कि इतने टाइम के अंदर हो जाएगा, कोई टाइम बार्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, कोर्ट का चीज़ है तो। सो आई थिंक स्ट्राइक ऑफ का जो पॉइंट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्राइक ऑफ होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना होता है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंपनी को रिवाइव करो, क्योंकि जितना जल्दी रिवाइव करोगे ना, उतना आप रिटर्न में आप पैसा बचाओगे। मतलब आपका जो डिफॉल्ट है वो तो 100 रुपीज करके पर डे बढ़ता जा रहा है ना। अगर आप जितना जल्दी कंपनी को रिवाइव कर दोगे, उतना उधर 100 रुपीज बचा लोगे। इमेजिन करो जिस दिन स्ट्राइक ऑफ हुआ उसके अगर एक हफ्ते के अंदर कंपनी को, 1 महीने के अंदर कंपनी को रिवाइव कर लेते हो आप, तो उस साइड जो आप रोज 100 100 रुपया का पेनल्टी बढ़ता ना, वो आपका खर्चा बच रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सेव करना है, तो जितनी जल्दी जल्दी हो सके स्ट्राइक ऑफ को रिवाइव करना होगा। अगर डिले किए तो फिर भैया आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, स्ट्राइक ऑफ क्या होता है समझ में गए, समझ गए होगे आप। और उसी स्ट्राइक ऑफ क्यों कर देता है, कौन से ग्राउंड पे करता है, ग्राउंड मैंने बता दिया है आपको। ग्राउंड के बाद इसका प्रोसेस क्या है रिवाइव करने का, रिवाइव होने के चांसेस क्या होते हैं सर, 98% चांसेस मैं बोलूँ तो रिवाइव हो जाता है। कब रिवाइव नहीं होता है, अगर कोई फ्रॉड किया है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन में मैनिपुलेशन हुआ है आपके, तो उन सभी ग्राउंड्स में आपका ये अलाउड नहीं होता है। अदरवाइज 90-98% केसेस में आपके रिवाइवल हो जाते हैं, अलाउ हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बहुत ही बेसिक मैटर है ये। ठीक है, रिवाइवल का। सो आई थिंक मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइड करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से मेरे को किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह डिस्क्लोज या ईमेल आईडी डिस्क्लोज करने का परमिशन नहीं होता। अगर ऐसा करता हूँ तो मेरा वीडियो को वो हाइड कर देंगे, तो इसलिए मेरे को वो सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड करना पड़ा। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बॉस मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी नॉर्मल कंसल्टेंसी चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ पूछना है, तो आप हमारी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपको पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो पेड कंसल्टेंसी का भी फॉर्म गूगल के डिस्क्रिप्शन, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं आई बटन में, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, वो भी स्ट्राइक ऑफ के ऊपर ही बनाए हुए हैं। तो आई थिंक आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी मिस रह गया तो प्लीज़ व्हाट्सएप करके मेरे को बताओ, या फिर कमेंट करके मेरे को याद दिला दो कि वो पॉइंट मिस रह गए हैं। अगर कुछ बड़ा पॉइंट रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर कर लूँगा उसको। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा स्ट्राइक ऑफ के ऊपर ही, जिसमें हम पिटीशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे पिटीशन ड्राफ्ट करना होता है, कौन कौन सा अटैचमेंट जाता है, कैसे कैसे उसका प्रोसीडिंग होता है। ठीक है, वो हर एक चीज़ प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मतलब सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लेना ताकि आपको वो चैनल पता चल जाए। तो बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।